आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। लेकिन एक बात पिछले स्वतंत्रता दिवस के आयोजन से अलग रही। पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया गया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने शक्ति की सप्तधारा का मंत्र साझा किया और साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी की। ये रिपोर्ट देखिए। पूरा देश तिरंगे के रंग में सराबोर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति की तस्वीर दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार लगातार लाल किले पर तिरंगा फहराया और देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए शक्ति की सप्तधारा का मंत्र दिया। साथ ही युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी। मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है और इसके लिए युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। पीएम ने कहा, अब वक्त आ गया है कि भारत बड़े सपने देखे, क्योंकि छोटे सपने देखने का वक्त अब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने महिलाओं को उनका हक और सम्मान देने के लिए सभी राजनीतिक दलों से आगे आने की अपील की। उन्होंने महिला आरक्षण का समर्थन करने का आग्रह किया। राजनीतिक दलों से नेक काम में सहयोग करने और महिलाओं को उनका वाजिब हक देकर यश लेने की सलाह दी। ये रिपोर्ट देखिए। महिला सम्मान, महिला आरक्षण और महिला प्रतिनिधित्व केंद्र की बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता में रही है। संसद से पीएम मोदी के नेतृत्व में नारी वंदन अधिनियम 2023 में पारित भी किया गया था, जिसके तहत राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। अप्रैल 2026 में इससे संबंधित 131वां संविधान संशोधन विधेयक भी संसद में लाया गया था, जिसका उद्देश्य इसे और प्रभावी बनाना था। हालांकि विशेष बहुमत न मिलने के कारण ये संशोधन पास नहीं हो सका। लेकिन 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने जब 13वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया तो इसे लेकर उनकी प्राथमिकता एक बार फिर सामने आई। पीएम मोदी ने 40 साल से आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने के सपने को पूरा करने के लिए सभी दलों से आगे आने की अपील की। हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। पीएम मोदी की अपील के बाद बिहार की सियासत भी गर्माती दिख रही है। एनडीए में शामिल दलों ने नारी सम्मान को पीएम मोदी की प्राथमिकता बताते हुए दलीय सीमा से ऊपर उठकर कानून बनाने में सहयोग की अपील की है, जबकि विपक्षी दल आरजेडी ने केंद्र सरकार की कवायद पर तंज कसा है। महिला आरक्षण का मुद्दा राजनीति करने का मुद्दा बिल्कुल ही नहीं है। ये तो हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान देने का मुद्दा है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आग्रह को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और देश में महिलाओं के उत्थान के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए वह महिला आरक्षण बिल से लागू होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनको आरक्षण देना
कोई उन पे कोई दया करने की बात नहीं है, उनका अधिकार है और हम सबको आगे मिलके ये काम करना चाहिए। ये बिल पास हो चुका है और जो भी पार्टियां हैं उनको भी अपने लेवल पे इस चीज को क्रियान्वित करना चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ाइए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाते हैं, महिलाओं को उसका हक और अधिकार नहीं दे पाते हैं, लेकिन राजनीति महिलाओं के नाम पर आप बखूबी करते हैं। सभी राजनीतिक दलों की ओर से महिला को सम्मान देना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। सभी दल दावे भी करते हैं, लेकिन जब वादों से ऊपर उठकर काम की बारी आती है तो इसमें अगड़ा पिछड़ा, आरक्षण और दूसरे पेच फंसाकर मामले को उलझाने की कोशिश की जाती है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नारी को सम्मान देने के लिए पीएम मोदी की लाल किले की प्राचीर से की गई अपील का कितना असर होता है, इस पर नजरें टिकी हैं। क्या राजनीतिक दांव पेच छोड़कर राजनीतिक दल इस बड़ी मुहिम में साथ आएंगे? बड़ा सवाल है, लेकिन नारी को सम्मान देने की पीएम की अपील देश की आधी आबादी में असरदार जरूर दिख सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पटना के गांधी मैदान में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झंडा फहराया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले परेड की सलामी ली, फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली बार गांधी मैदान में झंडा फहराया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास और जनसेवा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का विस्तार से जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन सिर्फ स्वतंत्रता दिवस मनाने का नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में बिहार की अग्रणी भूमिका का संकल्प लेने का भी दिन है। उन्होंने कहा कि बिहार सेवा, संकल्प और समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। देश में सबसे अधिक महिला पुलिस बल बिहार में है। बिहार के स्कूल कॉलेजों में पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी और इसकी शुरुआत रक्षाबंधन से होगी। पुलिस दीदी छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूटी के साथ तैनात रहेंगी। और आपको बता दें कि ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान में झंडा फहराया है और मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बीते दिनों में सरकार के द्वारा चलाए गए जन कल्याणकारी योजनाएं और बिहार में चलाए जा रहे विकसित योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परेड की सलामी ली और पहली बार झंडा फहराया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास और जन सेवा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का विस्तार से जिक्र किया। इसके साथ ही सेवा, संकल्प और समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ने का प्रण भी दोहराया। मुख्यमंत्री के भाषण का फोकस मुख्य तौर पर युवाओं और छात्रों पर ही रहा। सीएम ने दावा किया कि सरकार महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। देश में सबसे अधिक महिला पुलिस बल बिहार में है और अब बिहार के स्कूल कॉलेजों में पुलिस दीदी को उनकी सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। इसकी शुरुआत रक्षाबंधन से होगी। यही नहीं, पुलिस दीदी छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूटी के साथ तैनात रहेंगी। इस देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, एक तो आरक्षण देकर बिहार में महिलाओं को सबसे ज्यादा पुलिस बल में आज यदि संख्या हो गई तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार पुलिस में 32,450 महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार राज्य में है। साथियों, छात्रों की सुरक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं के लिए एक और बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि 17 अगस्त से पूरे बिहार में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। इस पोर्टल के जरिए छात्र अपनी पढ़ाई, संस्थान, छात्रावास और कोचिंग से जुड़ी समस्याओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। सरकार का दावा है कि पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जो परीक्षाओं की निगरानी करेगी। हम बिहार में एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता कमेटी बनाएंगे, जिसके माध्यम से
और शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है उसकी स्थापना किया जाए। इसके साथ साथ परीक्षा के क्षेत्र में परीक्षा कैसे सख्ती से लिया जा सकता है, परीक्षा के गुणवत्ता को कैसे ठीक किया जा सकता है और निष्पक्ष होकर कैसे इसकी पूरी चीजों को स्थापित किया जा सकता है, इसमें एक हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएंगे और जो इस पूरी कमेटी की संरचना बनाकर बिहार के बच्चों के भविष्य का पूरी तरह निष्पक्ष काम करने का काम बिहार की सरकार करेगा साथियों। वहीं परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने की सीएम सम्राट चौधरी के ऐलान के बाद विपक्ष की ओर से आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। जिस तरह से परीक्षाओं में धांधली होती है, परीक्षाओं को संचालित करने में जो एजेंसियां शामिल होती हैं, वहीं से प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, उसके रोकने की दिशा में सरकार और सरकार के स्तर से गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जा रही है? तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, तमाम परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तमाम परीक्षाओं में धांधली के मामले सामने आ रहे हैं, नियुक्तियां तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गई हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार को शिक्षा और परीक्षा के लिए आयोग का गठन करना चाहिए। अच्छी शिक्षा, स्वच्छ परीक्षा हर छात्र का हक है और ये हक उसे कैसे मिले, ये जवाबदेही सरकार को तय करनी होगी। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने इरादे जता दिए हैं। सरकार का पूरा फोकस अब युवा वर्ग पर रहने वाला है। युवाओं और छात्रों की सुरक्षा के साथ ही उनकी शिक्षा में सुधार सरकार का सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। विपक्ष ऐसे फैसलों पर भले सवाल खड़े कर रहा हो, पर सरकार युवाओं और छात्रों की बेहतरी पर केंद्रित है, इसका संदेश बिल्कुल साफ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, जश्न आजादी में बिहार के दिग्गज नेता भी रंगे नजर आए। पटना में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने ध्वजारोहण किया। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने अपने साथ सर्कुलर रोड स्थित आवास में राष्ट्र ध्वज फहराया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रभारी मंत्री के तौर पर पूर्वी चंपारण में ध्वजारोहण किया, तो छपरा में डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव, हाजीपुर में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने झंडा फहराया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी अपने बेटे तेजस्वी यादव के पोलो रोड स्थित आवास पर तिरंगा फहराया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। बिहार के केंद्रीय मंत्रियों ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया और विकसित भारत बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास का संकल्प दोहराया। पटना में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने अपनी पार्टी दफ्तर में तिरंगा फहराया और बेहतर कल के लिए आगे बढ़ने पर जोर दिया। वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में झंडा फहराया और कहा कि आज भारत शिप से चिप तक की बात करता है और किसी के दबाव में नहीं आता है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी ने भी दिल्ली में तिरंगा फहराया और कहा कि 2047 में न सिर्फ भारत आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि विकसित भी होगा। जरूरी है अपने लक्ष्यों पर, जरूरी है समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ना। आज की तारीख में पीछे मुड़कर देखने से ज्यादा भविष्य की ओर आपकी नजर हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले बीते सालों में क्या किया क्या नहीं किया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 सालों में हमारे क्या लक्ष्य हैं, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करें। आज भारत वो भारत नहीं है जो भारत कभी था। आज दुनिया के पैरेलल चल रहा है, चाहे सेमीकंडक्टर हो, सिप से चिप तक की बात कही। और सचमुच में अब ये भारत आज ब्रीडर रिएक्टर परमाणु बना रहा है, किसी के दबाव में नहीं आता। ये आज का भारत अपने हित के लिए करता
और किसी के दबाव में नहीं आता। हम लोग 2047 की बात सोच रहे हैं, तब जबकि हमारा भारत आर्थिक दृष्टिकोण से संसार का अग्रणी देश बनता दिखेगा। इस अवसर के लिए हम लोगों को कठिन परिश्रम करना है। उस परिश्रम में जो आज भारत सरकार नायाब तरीके खोज करके भारत के लोगों को विकास के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसको हमको अपनाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दरभंगा में भूमिहीन और वासविहीन परिवारों को भूमि बंदोबस्ती के साथ परवाना बास गीत पर्चा दिया गया। ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में जिले के तीनों अनुमंडल के 1322 भूमिहीन परिवारों को पर्चा दिया गया है। कार्यक्रम में पथ निर्माण विभाग के मंत्री और दरभंगा प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी, विधायक जीवेश कुमार मिश्रा के साथ डीएम और कई गणमान्य मौजूद रहे। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर भूमिहीन परिवार को जमीन, आवास और मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना है। इस मौके पर डीएम ने बताया कि पर्चा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की जमाबंदी भी जल्द खोली जाएगी। और इसमें मुख्य रूप से जो किसी भी जगह पर सरकारी जमीन पर रह रहे थे बरसों से, उसमें ज़्यादातर वैसे लोग हैं। तो ये खुशी की बात है कि किन्हीं को प्रशासन की ओर से हटाया नहीं गया। जो जहां बसे हुए थे लंबे समय से, उनको वहीं जो है सो विधिवत रूप से बासगीत पर्चा दे दिया गया है और वो स्वतंत्र रूप से वहां जिस तरह का काम करना चाहेंगे रहेंगे। मैं सभी जिनको पर्चा मिला उनको शुभकामनाएं देता हूं और सभी सीओ ने अच्छा मेहनत किया है, उनको भी स्पेशल बधाई। ये तो ऑनगोइंग प्रक्रिया है, बहुत सारे भूमिहीन हैं अभी भी हैं जिसको हम लोग चिन्हित किए हुए हैं और पर्चा बनाने में समय लगता है। तो अभी इतना हम लोग को 15 अगस्त से टारगेट था, उससे ज़्यादा हम लोग किए। अभी और भी बहुत लोग लिस्ट हमारे पास है, उसका हम लोग बना के आगे फ्यूचर में वितरण करें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के कार्यालय में मंत्र उच्चारण के साथ तिरंगा झंडा फहराया गया। इस मौके पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन मौजूद रहे। उन्होंने मंत्र उच्चारण कर तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मधुबनी के मधवापुर प्रखंड में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत नेपाल सीमा के मधवापुर में तिरंगा शान से फहराया गया। प्रखंड कार्यालय में प्रमुख लीला देवी, सीएचसी में प्रभारी सीएमओ डॉक्टर कामेश्वर महतो, कौशल विकास केंद्र मधवापुर में आईरा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एसोसिएशन के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष गांधी मिश्र दगन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सभी सरकारी और गैर सरकारी राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर संस्था प्रमुख ने झंडा फहराया। इस मौके पर सभी ने लोगों को राष्ट्र प्रेम का संदेश भी दिया। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पटना से लेकर नवादा तक अपराधी बेलगाम हैं और कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। पटना के सालिमपुर में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई तो दूसरी तरफ नवादा के नारदीगंज में बुजुर्ग महिला की हत्या कर लाखों रुपए लूट लिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। पटना के सालिमपुर थाना क्षेत्र का शाहपुर गांव, जहां एक युवक की जिंदगी का अंत गोलियों से लिख दिया गया। मृतक की पहचान खुसरूपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर निवासी वीरेंद्र कुमार के तौर पर हुई है। परिजनों का आरोप है कि मंझौली पंचायत के मुखिया के रिश्तेदार वीरेंद्र को घर से बुलाकर ले जाया गया था और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। खास बात ये कि मृतक और सोनू के बीच दोस्ती बताई जा रही है, यानी जिस रिश्ते में भरोसा था उसी रिश्ते पर अब हत्या का शक गहरा गया है। पूरी बात सर, 2 लड़का बुला के लाए कि चलिए मुखिया जी बुलाता है आपको, समझ ले सर। हम गाय दूर रहे थे तो ये पर कहो कि सवेरे कहाँ जाओ जाए बेटा, तो क्या वही बोलवा थे मुखिया जी, उनका भागना था। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में हत्या के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है।
एक बीरू नाम वीरेंद्र कुमार और बीरू यादव जो लोधीपुर गांव के रहने वाले हैं, उनकी हत्या की सूचना मिली तो हम लोग आए यहाँ पे। डेड बॉडी को मतलब पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा करके पोस्टमार्टम पे भेज दिए हैं। बाकी इसमें संजीव पर छापेमारी कर रहे हैं हम लोग। हत्या का कुछ कारण भी सर पता चल पाया सर? आपसी है, दोनों मृतक और ये अभियुक्त सब आपस में दोस्त थे, उठना बैठना लोग साथ ही रहता था। पटना का दर्द अभी थमा भी नहीं था कि नवादा की नारदीगंज में हुई बर्बरता ने रूह कपा दिया। दरअसल घर के अंदर अकेली थी बुजुर्ग कुमारिया देवी। रात में बदमाश घर में दाखिल हुए, करीब 10 लाख रुपए की डकैती की और विरोध करने पर बुजुर्ग महिला के हाथ पैर बांधकर उनके साथ मारपीट की और फिर फरार हो गए। लेकिन सुबह जब महिला घर से बाहर नहीं निकली तो लोगों को शक हुआ। खोजबीन हुई और फिर सामने आया वो मंजर जिसने पूरे गांव को हिला दिया। घर के अंदर बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी थी। ग्रामीण एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला है जिसका निर्मम तरीका से हत्या किया गया है और साथ साथ उनके घर में भीषण डकैती का घटना को अंजाम दिया गया है। हम प्रशासन से अविलंब मांग करते हैं कि इस अति पिछड़ा समाज की बुजुर्ग महिला को अविलंब न्याय संगत कार्रवाई करके और उनके दोषियों को सख्त सजा दिलवाने का काम करें। एक तरफ घर के अंदर मातम था तो दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। नाराज लोगों ने शव के साथ नारदीगंज बाजार में आगजनी की, सड़क जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। तस्वीरें देखिए, ये आक्रोश सिर्फ नारदीगंज बाजार का नहीं है, ये बिहार की उस आम जनता का है जो अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। सड़कों पर जलते टायर और जाम लगा रास्ता प्रशासनिक विफलता की गवाही दे रहे हैं। अपराध की ये आग अब अपनों की जान ले रही है। वक्त है पुलिस प्रशासन के जागने का, इससे पहले कि ये खौफ हर घर की दहलीज तक पहुंच जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां कंकड़बाग इलाके में देर रात ज्वेलर्स ओनर पर गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। ज्वेलर्स दुकान के मालिक दीपक दुकान का आगे का शटर बंद कर अंदर बैठे थे और इसी दौरान एक बदमाश पीछे के रास्ते से दुकान में घुस आया। जद्दोजहद के दौरान दीपक के पेट में गोली लग गई। घटना के बाद बदमाश मौके पर पिस्टल छोड़कर फरार हो गया। घायल दीपक को निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, मैगजीन और 3 कारतूस बरामद किए। एसडीपीओ सदर वन मनोज कुमार ने घटना की पुष्टि की है। और अगली खबर वैशाली से है, जहां ठेकेदार राम नरेश राय हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और मुख्य आरोपी सहदेव राय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह जमीन विवाद सामने आ रही है। एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि मृतक और आरोपियों के बीच जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और कुछ महीने पहले राम नरेश राय को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मृतक की पत्नी के बयान पर 3 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस बाकी आरोपियों और शूटरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मिलते ही टीम वहां पहुंची और पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी सहदेव राय पिता स्वर्गीय शीतल राय साकिन दिघीपुर थाना सदर जिला वैशाली को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपे जाने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई। इसी बीच भरत की मां आशा देवी ने कहा कि उन्हें पैसे या नौकरी नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। आशा देवी ने सरकार से मांग की कि भरत तिवारी को 15 अगस्त के अवसर पर शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने मामले में आरोपी बताए जा रहे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। मरले बजे कर हाथ वगैरह फांसी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ मांगने की हमारे ये चाहिए, फांसी चाहिए बस भैया, फांसी की सजा होना चाहिए और कुछ नहीं। सब नहीं शायद नहीं, अभी तो नहीं है। शहीद का दर्जा मिलना चाहिए भैया को, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जान दिया है, अपना कुर्बानी दी है।